अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 29th लेक्चर ऑफ एनालिटिक नंबर थ्योरी। तो देखते हैं 28 लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था। 28 लेक्चर के अंदर हम जो उससे पहले काम कर रहे थे अरिथमेटिक फंक्शंस का, तो अरिथमेटिक फंक्शन से रिलेटेड हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी, किस तरीके से वो बिहेव करते हैं, हमारे किस काम आ सकते हैं, किस किस तरीके से हम उनको प्राइम नंबर्स को समझने के लिए, डिवाइसेस फंक्शन को समझने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ये सब कुछ हम 27th लेक्चर तक कर रहे थे। उसके बाद लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अरिथमेटिक फंक्शंस को समझने के लिए एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज किया, जिसके लिए पहले मुझे पावर सीरीज को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, और खास तौर पे मैं उन पावर सीरीज के साथ कंसर्न था जिनके अंदर मैं कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो है उसको स्टडी नहीं करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो सीरीज मैंने लिखी है वो कन्वर्ज कर रही है किसी एक्स की वैल्यू के लिए या डाइवर्ज कर रही है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक फंक्शंस का रिलेशन आपस में समझना है। तो अगर मेरे पास एक इक्वेशन लिखी हुई आ रही है जिसके राइट हैंड साइड के ऊपर भी कुछ अरिथमेटिक फंक्शंस यूज हो रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी कुछ अरिथमेटिक फंक्शंस हैं, तो मेरे पास जितनी इस तरह की इक्वेशंस आती जाएंगी उतनी मेरे पास इंफॉर्मेशन आती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो अरिथमेटिक फंक्शंस जो है वो एक दूसरे के रिलेशन में लिखे हुए हैं, उनके अंदर आपस में क्या रिलेशंस हैं, यानी कि डिवाइजर फंक्शन के अंदर और मोबियस फंक्शन में क्या रिलेशन है, मोबियस फंक्शन के अंदर और आरएफई फंक्शन के अंदर क्या रिलेशन है। तो हर एक फंक्शन जो है वो कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक रखता है। तो जो मेरे पास डिफरेंट किस्म की इक्वेशंस लिखी हुई आती जाएंगी तो मेरे पास इंफॉर्मेशन आती जाएगी जिससे मैं इन फंक्शंस को स्टडी कर सकता हूँ। तो अब हमारा जो लास्ट लेक्चर के अंदर जो मेन टूल था वो फॉर्मल पावर सीरीज थी, यानी कि इस तरह की सीरीज ai xi एंड i वेरीज फ्रॉम 0 to infinity इज इक्वल टू a0 a1x a2 x square एंड सो ऑन। और हमने एक मैथमेटिशियन के नाम के ऊपर, जिसका नाम बेल था, उसके नाम के साथ अरिथमेटिक फंक्शंस की जो सीरीज है उसको इंट्रोड्यूस किया। अब अरिथमेटिक फंक्शन की जो सीरीज थी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये सीरीज डिफाइन करने के लिए, अगर आप ये देखें तो राइट हैंड साइड जो लिखी हुई है मेरे पास, इस राइट हैंड साइड के अंदर मेरे पास x जो है वो इनडिटर्मिनेट है और उसके अलावा जो टर्म्स लगी हुई है वो सिर्फ ai's हैं। तो आपको इसका मतलब है कोई भी सीरीज डिफाइन करनी है तो उसके लिए आपको ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ये डिफाइन करने पड़ेंगे। अगर आप कोएफिशिएंट्स डिफाइन कर सकते हैं हर एक के लिए तो आपके पास सीरीज बनती जाएगी। अब जो कोएफिशिएंट्स डिफाइन करने का तरीका था उसका बेल का, वो ये था कि हर ai जो है वो अरिथमेटिक फंक्शन जो आपके पास गिवन है f, वो उतनी पावर के ऊपर चेक करेगा। तो हर एक आपके पास कोएफिशिएंट आता जाएगा। अरिथमेटिक फंक्शन आपके पास गिवन है, ऐसे अरिथमेटिक फंक्शन इज f which is from natural numbers to somewhere, कोई भी फंक्शन गिवन है। तो वो जारी बात है कि अगर सारे के सारे नेचुरल नंबर्स पे डिफाइन है तो प्राइम नंबर्स तो उसका सबसेट है, तो वो उनके ऊपर भी डिफाइन होगा, और हर जो प्राइम की पावर है वो भी एक नेचुरल नंबर है, तो उन सब के ऊपर वो डिफाइन होगा। अब मेरे पास जो सीरीज लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी, पहली आपके पास f ऑफ p 0 यानी कि a 0 आ गया, प्लस f ऑफ p पावर 1 ये x के साथ आ गया, देन f ऑफ p स्क्वायर विच इज विद x स्क्वायर एंड सो ऑन। और इसको हमने डिनोट कर दिया कि ये p के ऊपर सीरीज है अरिथमेटिक फंक्शन की। इसको हमने कहा कि दिस इज बेल सीरीज। अब बड़ा नेचुरल सा और ऑब्वियस सा क्वेश्चन ज़हन में आ सकता है कि इस तरह तो हर कोई बंदा जैसी मर्जी सीरीज डिफाइन कर दे, कोई नई चीज अरिथमेटिक फंक्शंस को यूज करे और पकड़ के एक नया फंक्शन बना दे। तो ऐसे फंक्शंस का फायदा क्या है, हम क्यों ऐसे नए फंक्शंस बनाते जा रहे हैं? तो अरिथमेटिक फंक्शंस की तो समहाउ जस्टिफिकेशन समझ आती है कि नंबर्स को स्टडी करने के लिए, और नंबर्स को पर्टिकुलरली डिवाइसेस को और प्राइम्स को स्टडी करने के लिए। क्योंकि अगर मुझे पता लगेगा कि किसी नंबर के सिर्फ 2 ही डिवाइजर हैं तो इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर होगा। तो समहाउ मेरे पास इंफॉर्मेशन जो है नंबर्स के बारे में आती जाएगी, ज्यादा बेहतर तरीके से जो है ना मैं समझ सकूंगा नंबर्स को। लेकिन अगर एक फंक्शन मेरे पास गिवन है तो उस फंक्शन की बेस पे मजीद फंक्शंस बनाने की क्या जरूरत है? तो उसका आंसर इस सबसे इंपॉर्टेंट के अंदर था, टॉपिक था, दैट इज बेल सीरीज एंड डिरिचलेट प्रोडक्ट। उसने कहा कि जो आपके पास बेल सीरीज बनती है उसके अंदर और डिरिचलेट प्रोडक्ट के अंदर रिलेशन एग्जैक्टली इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो दोनों तरफ वेल बिहेव रहती है। मिसाल के तौर पे आपने 2 फंक्शंस पकड़े f
और g आपने उनकी डिरिचलेट प्रोडक्ट की। अब डिरिचलेट प्रोडक्ट उसकी है जो कि डिवाइजर्स पे चल रही है, d डिवाइड्स n f ऑफ d एंड g ऑफ n एंड d, ये इसकी डिरिचलेट प्रोडक्ट है। अब आपने अगर इसके ऊपर कोएफिशिएंट्स निकालने शुरू कर दिए इसके f स्टारिक g ऑफ p ऑफ x, तो ये आपके पास हर एक जो आती जाएगी प्रोडक्ट ये वाली एग्जैक्टली सीरीज आ जाएगी। यानी कि मैं इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूं तो इट इज i फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी f स्टारिक g शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द पावर्स ऑफ pi एंड देन xi, ये आपके पास आ जाएगी। और जो दो सीरीज की आपस में मल्टीप्लिकेशन है वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। मिसाल के तौर पे आपके पास 1 प्लस एक्स है, उसकी मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस एक्स से कैसे करेंगे, सिंपली 1 प्लस एक्स को 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस साइड के ऊपर आपके पास कोएफिशिएंट्स ये वाले आ रहे हैं, और जो दूसरी साइड है जिसके ऊपर हमारा क्लेम है वो ये है कि ये वाली जो सीरीज है एफ स्टारिक जी पी ऑफ एक्स ये बराबर होगी एफ पी ऑफ एक्स इंटू जी पी ऑफ एक्स। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी डेफिनेशन अप्लाई कर रहा हूं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन रिलेशन वेरी स्ट्रांग है। सो ये पूरे का पूरा आप एक फंक्शन कंसिडर करें। सो मैं इसका अलग से नाम रख लेता हूं, से एफ स्टारिक जी इज एच। तो ये कहता है कि एच पी ऑफ एक्स जो है वो बराबर होगा एफ पी ऑफ एक्स इंटू जी पी ऑफ एक्स। तो अब ये कोई भी फंक्शन गिवन हो, इसकी सीरीज बेल सीरीज जो है वो क्या बनेगी, मुझे ये वाला फंक्शन प्राइम नंबर्स की पावर जो भी प्राइम आपने चूज किया हुआ है उसकी पावर्स पे देखना है और एक सीरीज लिखनी है। सो मैं अगर इसको इस तरह लिखूं तो इट इज आई 0 टू इंफिनिटी एच पी ऑफ आई एंड देन एक्स रेज टू पावर आई, ये इसकी सीरीज है। और इस साइड के ऊपर मेरे पास जो फंक्शन है एफ ये आ जाएगा आई 0 टू इंफिनिटी एफ पी आई ऑफ एक्स आई इंटू आई 0 टू इंफिनिटी जी ऑफ पी आई एंड एक्स आई। अब इधर देखें कि ये दो सिंपली जो सीरीज है उनकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है और इसके जो कोएफिशिएंट्स आएंगे वो बराबर होंगे इनके कोएफिशिएंट्स के साथ। तो इस साइड के ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन है वो दो जिस तरह सीरीज, मिसाल के तौर पे मैं दो कोई मिसाल ले लेता हूँ एक सीरीज की, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन, एक सीरीज ये है। और दूसरी साइड पे लिख लेता हूँ 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर एंड सो ऑन, दो डिफरेंट सीरीज हैं। अब मैं इनकी प्रोडक्ट करूंगा। इस साइड के ऊपर जो h चल रहा है वो चल रहा है डिरिचलेट प्रोडक्ट के साथ, इस साइड पे डिरिचलेट प्रोडक्ट लिखी हुई है। इधर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, मैं 1 को उठा के 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो पहला कोएफिशिएंट मेरे पास जो इधर है वो आएगा 1। देन x के कोएफिशिएंट मेरे पास आएंगे 2 प्लस 1, ये x का है। देन मैंने x स्क्वायर के निकालने हैं, तो x स्क्वायर के लिए 1 प्लस 2 प्लस 3 और साथ x स्क्वायर आ गया एंड सो ऑन इस तरीके से। तो मेरे पास इधर कोएफिशिएंट्स आते जाएंगे 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर एंड सो ऑन। और इधर क्या हो रहा है, i 0 टू इंफिनिटी, दिस इज f स्टारिक g ऑन पी आई एंड एक्स आई। अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूं तो ये क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म इज f स्टारिक g ऑफ 1 एंड x रेज टू पर 0 इज 1 प्लस f स्टारिक g ऑफ p and x plus f steric of g p square x square and so on should be equal to 1 plus 3x plus 6x square and so on। अब ये दो सीरीज अगर बराबर हैं इसका मतलब है कि ये जो आपके पास f steric g1 की वैल्यू है ये 1 आनी चाहिए, अगर ये मैं मिसाल जो ली हुई है ट्रू है। f steric g ऑफ p की वैल्यू जो है वो 3 आनी चाहिए, f steric g ऑफ p स्क्वायर की वैल्यू 6 आनी चाहिए। अब इस साइड पे देखें तो ये तो एक खास डेफिनेशन के तहत चल रहे हैं जो डिवाइजर्स पे चल रहे हैं, d डिवाइड्स n
समेशन एफ ऑफ डी एंड देन जी ऑफ एन बाई डी। तो ये तो उस तरीके से चल रहे हैं और इधर मल्टीप्लीकेशन सिंपल हो रही है। तो ये जो पर्टिकुलर टाइप की जो हमने अरिथमेटिक फंक्शन की बेस के ऊपर जो सीरीज डेवलप की है, उसका फायदा ये हुआ कि उसने जो हमारी आसानी पैदा कर दी कि जो आप सिंपल लफ्जों के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो सिंपल तरीके से जो आपने कैलकुलस में सीखी हुई है मल्टीप्लिकेशन, वही मल्टीप्लिकेशन नंबर थ्योरेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिजर्व रहती है, जो उसके जो फंक्शंस हैं उनको भी प्रिजर्व करती है। तो उसके कोएफिशिएंट इस साइड के ऊपर आप नंबर थ्योरेटिक डेफिनेशन यूज कर लें या इस तरीके से, मतलब तरीकाकार फॉलोन पावर सीरीज के उस तरीके से अगर आप करें तो वो दोनों बराबर आएंगी, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो हमने वापस पहले तो एक डिफरेंट जाके तरीके से फंक्शन डिफाइन किया जो कि सिर्फ और सिर्फ नंबर थ्योरी के लिए काम करेगा क्योंकि डिवाइसेस के ऊपर काम कर रहा है, नंबर्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर है, और बाद में इस मैथमेटिशियन ने उसको मिला दिया आम फंक्शंस की उससे। तो अब उसे पता लगा कि अगर वो किसी तरीके से कोई एक मल्टीप्लीकेशन लिख लेता है तो उसने सिंपली उन सीरीज को अगर 2 की फॉर्म में लिख लेता है तो ऑटोमेटिकली एक आइडेंटिटी बन जाएगी। मिसाल के तौर पे लास्ट हम देख रहे हैं कि उसे पता लगा कि कोई एक फंक्शन है f, उसने कैलकुलेट किया, उसकी सीरीज वो बराबर आती है 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स के। ये एक फंक्शन था, कोई भी एक फंक्शन था, किसी तरीके से आया, मतलब आपने कोई प्रॉपर्टीज इकट्ठी की, नंबर्स की कैलकुलेट किया, फंक्शन आपने पहले से डिफाइन कर लिया और आपने उसकी बेल सीरीज निकाली। बेल सीरीज निकालने के बाद ये आंसर आ रहा है। अब आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये फंक्शन जो है ये किन किन फंक्शंस के साथ रिलेट कर सकते हैं, इनिशियली आपको कुछ नहीं पता। अब पिछला जो हम सारी डिस्कशन कर रहे थे उसका फायदा ये हुआ कि आप इसको इधर से देखने की कोशिश करें कि क्या कोई 2 ऐसे फंक्शंस हैं जिनके ये अलग-अलग से बेल सीरीज बन जाए। तो मैं इसको इस तरह लिख लेता हूं 1 माइनस एक्स इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स। 1 मिनट के लिए ये लिख लेते हैं। 1 माइनस एक्स जो है क्या किसी की बेल सीरीज है, वो मुझे डायरेक्टली पता है कि ये म्यू पी ऑफ एक्स जो है उसकी जब भी आप सीरीज निकालेंगे I0 टू इंफिनिटी म्यू ऑन द पावर्स ऑफ पी आई एंड एक्स आई, तो क्या बनेगी, P0 पे म्यू ने 1 देना है, P के ऊपर -1 देगा क्योंकि 1 प्राइम यूज हो रहा है, और P स्क्वायर और P क्यूब सबके ऊपर 0 दे देगा। तो ये म्यू पी ऑफ एक्स की बेल सीरीज है। इस साइड पे देखते हैं कि ये 1 प्लस एक्स किसकी है, तो मुझे फंक्शन का पता है यू पी ऑफ एक्स, यूनिट फंक्शन, जो मर्जी वैल्यू लगाए इसने 1 देना आंसर। तो I0 टू इंफिनिटी u ऑफ पी आई एंड एक्स आई। P0 के ऊपर इसने आंसर 1 देना है, देन P के ऊपर भी आंसर 1 देना है इंटू एक्स, P स्क्वायर के ऊपर भी आंसर 1 देना है एक्स स्क्वायर, एंड हर एक के ऊपर इसने आंसर देना है। तो आपके पास जो टर्म बचेगी वो बचेगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स। इसका मतलब है कि ये जो सीरीज लिखी हुई है ये तो यूनिट फंक्शन की बेल सीरीज लिखी हुई है। अब मैं ऊपर अगर देखूं तो ये जो एफ ऑफ एक्स है ये जो बराबर आ रहा था 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स के, मैं इसको कह सकता हूं कि ये तो बेल सीरीज है म्यू पी ऑफ एक्स के, और ये बेल सीरीज है यू पी ऑफ एक्स की। अब अगर ये इन दोनों की बेल सीरीज है तो इस साइड के ऊपर क्या होना चाहिए था, पिछले को अगर एक दफा रिविजिट करते हैं, इस साइड पे अगर 2 फंक्शंस की बेल सीरीज मल्टीप्लाई हो रही हो तो लेफ्ट साइड पे वो बराबर है कि आप उन 2 फंक्शंस की डायरेक्टली डिरिचलेट प्रोडक्ट करें और फिर उसकी बेल सीरीज निकालें। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो एफ ऑफ एक्स था ये बेसिकली म्यू डिरिचलेट प्रोडक्ट विद यूनिट पी ऑफ एक्स की बेल सीरीज थी। तो ओरिजिनल फंक्शन अगर वो अरिथमेटिक फंक्शन है तो उसके मुतालिक मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि ये जो फंक्शन जिसकी आपने बेल सीरीज निकाली वो ये आई, वो ओरिजिनल फंक्शन असल में आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं म्यू यू और यू। अब ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, मोबियस फंक्शन एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है, मुझे नहीं पता कि किस फंक्शन के अंदर ये यूज होगा किसके अंदर नहीं यूज होगा। यूनिट फंक्शन एक अलग फंक्शन है, मुझे नहीं पता। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी बेल सीरीज को देख के बता सकता हूँ कि ये फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन के अंदर कौन कौन से फंक्शन यूज हो रहे हैं, तो ये बहुत पावरफुल इंफॉर्मेशन है। आज जब हमने लेक्चर शुरू किया था तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम जब अरिथमेटिक फंक्शंस को स्टडी करेंगे तो हमारा एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है, और वो कंसर्न ये है
कि अरिथमेटिक फंक्शंस को एक दूसरे के रिलेशन के अंदर देखा जाए, यानी कि इक्वेशन लिख ली, इक्वेशन की एक साइड के ऊपर कुछ फंक्शन यूज हो रहे हैं, दूसरी साइड पे कुछ फंक्शन यूज हो रहे हैं और उनका एक आपस में रिलेशन डेवलप हो गया। तो जो ही एक से ज्यादा फंक्शन एक इक्वेशन में आएंगे, मुझे ये पता है कि म्यू यू के साथ किस तरह रिलेट हो रहा है पर्टिकुलर फिनोमेना के लिए, म्यू जो है वो आयलर फी फंक्शन से किस तरह रिलेट हो रहा है, एंड सो एंड सो। तो ये जो पिछला हमारा वेल सीरीज का काम था, उसका सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न यही था कि किस तरीके से हम आइडेंटिटीज बनाएंगे। आइडेंटिटी से मुराद मेरा इक्वेशन है, मतलब कि लेफ्ट साइड के ऊपर भी एक वैल्यू लिखी हो फंक्शन की, राइट साइड पे भी एक वैल्यू लिखी हो, और वो सब वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होते हो। मिसाल के तौर पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वेरी फेमस, हम मतलब 10th स्टैंडर्ड से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। हम इसको कहते हैं दिस इज एन आइडेंटिटी। सो बाय आइडेंटिटी आई मीन के इसके अंदर फंक्शंस आ रहे हैं, जिस तरह इसके अंदर साइन एंड कोसाइन ऑफ एक्स आ रहा है फंक्शंस, लेकिन आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखें, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर रहेगी। सो दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसी तरीके से जब मैं फंक्शन इस तरीके से लिख रहा हूँ, तो मेरे पास जो अरिथमेटिक फंक्शंस हैं उनकी डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर्स है। तो अगर मैंने दो फंक्शंस लिखे हुए हैं, तो मेरा क्लेम ये है कि अगर मैं क्लेम कर रहा हूँ कि आइडेंटिटी है, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हर वैल्यू जो कि आप नेचुरल नंबर्स की लेंगे उसके ऊपर ये फंक्शंस सेटिस्फाई होंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बराबर आएगी। अब हमने लास्ट टाइम एक और नोशन इंट्रोड्यूस की थी जो थी डेरिवेटिव ऑफ अरिथमेटिक फंक्शंस की, और उधर भी मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि इन डेरिवेटिव से मुराद मेरा कतई तौर पे रेट ऑफ चेंज या स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं है, जो कि हम करते हैं कैलकुलस में शुरू करते हैं, फिर रियल एनालिसिस में भी इस तरीके से करते हैं कि डेरिवेटिव की असल में मतलब क्या होता है, इसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है। तो इधर हमने इसे एज सच एन सिर्फ और सिर्फ एज एन ऑपरेटर इस्तेमाल किया था, और फिर हमने कहा कि अगर इसको एज एन ऑपरेटर इस्तेमाल कर लें तो जो इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं वो समहाउ मैच करती हैं जो डेरिवेटिव के फार्मूलाज हैं प्रोडक्ट के लिए और सम के लिए। तो इसलिए इस ऑपरेटर का नाम डिफरेंशियल है, डेरिवेटिव है। अब जिस तरह इस टॉपिक का मकसद सिर्फ और सिर्फ फंक्शन की आपस में आइडेंटिटीज बनाना थी, एक दूसरे के साथ रिलेशन डेवलप करना था, इसी तरीके से जो हमारे पास डेरिवेटिव की नोशन है उसका भी सिर्फ और सिर्फ यही एक मकसद है, उसके अलावा कोई मकसद नहीं है। मैं कोई डेरिवेटिव की बेस पे जो एनालिसिस है कि इसका मैक्सिमम पॉइंट निकला है, मिनिमम पॉइंट निकला है, ये किस तरीके से ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसा कोई कंसर्न नहीं है इस डेरिवेटिव का। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटीज जनरेट करना है। तो एक दफा उसको रिविजिट करते हैं, और हमने जो लास्ट लेक्चर में क्लेम किया था कि हम सीलबर्ग आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे, वो अभी प्रूफ करते हैं। सो डेरिवेशन मैंने किस तरह इंट्रोड्यूस की थी। एफ एक अरिथमेटिक फंक्शन है फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू समवेयर, I don't know. Then f dash of n is log of n into f of n. Yeah, f of n into log of n for n greater than 1. अगर आप इक्वल टू 1 भी लगा लेंगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि log of 1 0 हो जाएगा। इसलिए उसके ऊपर ये वैल्यू 0 ही देगा हर सूरत में, ट्रिवियली 0 रहेगी। तो मैं नॉन ट्रिवियल करने के लिए उसको ग्रेटर देन 1 से डिफाइन कर लेता हूँ। इसके लिए हमने जो प्रॉपर्टीज दो की वो ये थी कि अगर आप दो फंक्शन का सम करते हैं, सम का मतलब कि सिंपल सम, पॉइंट वाइज सम, और उसका जो डेरिवेटिव लेते हैं वो बराबर आएगा पहले के डेरिवेटिव के प्लस दूसरे के डेरिवेटिव के। और सेकंड कि अगर आपने डिरिचलेट प्रोडक्ट ली हो जो कि नंबर थ्योरेटिक प्रोडक्ट है, और उसके ऊपर डेरिवेटिव अगर कंसिडर करें तो वो बराबर आएगा पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही आ जाएगा प्लस पहला वैसे ही आ जाएगा और दूसरे का डेरिवेटिव। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज वही हैं जो कि डेरिवेटिव जिसके साथ लाइन चलता है, डेरिवेटिव इसको सेटिस्फाई करता है। अब हम चलते हैं अपनी आइडेंटिटी की तरफ। सबसे पहली जो चीज मैं इधर से देखना चाहता हूं वो ये है कि u डेरिवेटिव जो है वो किसके बराबर होगा, वेयर u इज द यूनिट। सो u मैंने एज्यूम किया है यूनिट फंक्शन।
सो u of n is u of n into log of n, ये वैल्यू आ गई। u of n जो है वो किसके बराबर रहेगा, क्योंकि u of n ने तो यूनिट रहना है, तो इधर आप अगर u of n लगा भी रहे हैं तो u of n की ओरिजिनल वैल्यू 1 है, तो मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, इट इज log of n। और ये आपको याद होगा कि हमने डिवाइजर सम निकाला था मैंगोल्ड फंक्शन के लिए, d divides n and this varies on d। अब मैं अगर इसको इस तरीके से लिख लूं कि मेरे पास u डैश ऑफ n जो है वो बराबर आ रहा है d डिवाइड्स n d, और इसके साथ एक अपनी मर्जी से इधर u ऑफ n एंड d लगा देता हूं, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। u ऑफ n d हर प्रोडक्ट के अंदर आंसर 1 ही देगा, अंदर जो मर्जी लगाओ, तो ओरिजिनल मुझे सिर्फ ये चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो चीज लिखी हुई है इट इज मैंगोल्ड की डिरिचलेट प्रोडक्ट u के साथ आ गई, क्योंकि ये एग्जैक्टली डिरिचलेट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है कि एक फंक्शन अगर एक डिवाइजर पे चल रहा है तो दूसरा उस डिवाइजर के कॉरस्पॉन्डिंगली जो क्वोशंट है उस पे चले। तो अगर आप f और डिरिचलेट g निकालेंगे तो एग्जैक्टली ये निकलेगी, वेयर f इज मैंगोल्ड एंड u इज। तो मेरे पास एक आइडेंटिटी छोटी सी बन गई कि u डैश ऑफ n इज दिस ऑन n, और इट कैन बी रिटन एज u n, बिकॉज हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि डिरिचलेट प्रोडक्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव है, मतलब अगर सारे के सारे डिवाइसेस आने हैं तो अगर मैंगोल्ड फंक्शन के अंदर आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे के अंदर भी आ जाएंगे, क्योंकि वो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली क्वोशंट्स हैं। तो मैं इसको एक ये आइडेंटिटी है जिसको मैं यूज करूंगा, से इसको कह लेते हैं ए। दूसरी जो मैं आइडेंटिटी देखना चाहता हूं वो है कि u डबल डेरिवेटिव क्या आएगा। सो u डेरिवेटिव भी मैंने निकाला है, u डेरिवेटिव इज मैंगोल्ड की मल्टीप्लिकेशन u के साथ। सो u डबल डेरिवेटिव का मतलब है u डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, फंक्शन मेरे पास है, और फंक्शन जो है अब मेरे पास जारी बात है डबल डेरिवेटिव ये कोई उस तरीके से तो नहीं चल रहा है कि एक फंक्शन आ रहा है और फिर मैं उसकी सेकंड डेरिवेटिव उस तरीके से करता जाऊंगा। तो मुझे हर एक लेवल के ऊपर एक अरिथमेटिक फंक्शन चाहिए जिसके ऊपर मैं उसकी डेफिनेशन अप्लाई करूंगा। तो मैंने पहले इसको इस तरह स्प्लिट कर लिया और इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया कि ये इस अरिथमेटिक फंक्शन के बराबर है। मैं इसके अंदर इसकी वैल्यू लगा देता हूँ और देखता हूँ कि ये क्या आता है, u एंड देन इसका डेरिवेटिव आ गया। अब इसके ऊपर जो हमने लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टी की थी वो इसके ऊपर लगा देते हैं कि अगर दो फंक्शंस की डिरिचलेट प्रोडक्ट हो रही हो और हमने उसका डेरिवेटिव लेना हो तो बिल्कुल उस तरीके से होगा जिस तरीके से डेरिवेटिव बिहेव करते हैं, यानी कि फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट वैसे ही आ गया और सेकंड का डेरिवेटिव। अब ये मेरे पास जो टर्म्स आ रही हैं इनको सिर्फ देख लेते हैं कि क्या क्या आ रही हैं। सो इट इज इक्वल टू d डिवाइड्स n del of d and u of n by d plus d divides n del of d and u dash of n by d। तो ये सिंपली मैंने इन दो फंक्शंस के ऊपर इनकी जो डेफिनेशन है वो अप्लाई कर दी। अब इधर एक फंक्शन u डैश की फॉर्म के अंदर आ रहा है क्योंकि मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है और डबल डेरिवेटिव चाहिए। अब उसको यूज करने के लिए मैं दोबारा इनकी जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उनके ऊपर जाता हूँ। सो डेल ऑफ
डेल डैश ऑफ एन मैंगोल्ड फंक्शन जो है इसका डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू मैंगोल्ड फंक्शन इनटू लॉग ऑफ एन। ये मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं और इस साइड के ऊपर इधर आ रहा है u डैश ऑफ n एंड d, तो इट इज u ऑफ n d एंड log ऑफ n एंड d। तो ये मैंने इसकी डेफिनेशन उठा लेता हूं जो भी मैंने रखी हुई है, जिसकी बेस पे ये सारी आइडेंटिटीज निकल रही हैं। इधर मेरे पास आ गया d डिवाइड्स n मैंगोल्ड फंक्शन ऑफ d एंड log ऑफ d, क्योंकि मैंने इधर n की जगह d सब्स्टिट्यूट किया, इधर मेरे पास d था, एंड देन u ऑफ n बाई d प्लस d डिवाइड्स n मैंगोल्ड फंक्शन ऑन d एंड u ऑफ n बाई d इंटू log ऑफ n बाई d। अगर आप इन दोनों टर्म्स को देखें तो इन सब के अंदर इधर मैंगोल्ड फंक्शन लिखा हुआ है d के ऊपर, उधर भी मैंगोल्ड फंक्शन है d के ऊपर अगली टर्म के अंदर, इधर यूनिट फंक्शन n बाय d पे, इधर यूनिट फंक्शन n बाय d पे। तो जो टर्म डिफरेंट है वो सिर्फ ये log d है और log n बाय d है। तो अगर हम बाकियों को कॉमन निकाल लें तो हमारे पास ये मैं टर्म अगर कॉमन निकाल लूं d डिवाइड्स n मैंगोल्ड एंड u n d, तो जो मेरे पास बाकी बच रहा है दैट इज log d प्लस log n एंड d। इसके ऊपर हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं, d डिवाइड्स n d एंड u n बाई d, दिस इज इक्वल टू व्हाट? log ऑफ d इंटू n बाई d। d और d कैंसिल हो गया क्योंकि एडिशन थी तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। मेरे पास जो टर्म आ गई दैट इज d डिवाइड्स n d u n एंड d, और इधर मेरे पास बचा log n। इसको देख लेते हैं दोबारा। सो फाइनली हमारे पास आ गया d डिवाइड्स n मैंगोल्ड फंक्शन ऑफ d u ऑफ n एंड d एंड log ऑफ n, और ये हमने शुरू किया हुआ है डबल डेरिवेटिव को देखने के लिए, u का डबल डेरिवेटिव यानी कि यूनिट फंक्शन का। अब ये जो सम है ये n के डिवाइजर्स पे चल रहा है, इधर तो n से इंडिपेंडेंट डिवाइजर से इंडिपेंडेंट टर्म है, n सिर्फ लिखा हुआ है, इसने सबके साथ फिक्स रहना है, हर दफा सम चलेगा यहाँ n ही पुट होगा, डिवाइजर इसके ऊपर नहीं आ रहा। इसका मतलब है इस टर्म को तो सम से बाहर निकाला जा सकता है, तो log ऑफ n जो है ये सम से इंडिपेंडेंट है। d डिवाइड्स n इट इज d और बाकी बचा यूनिट n d, सो इट शुड बी इक्वल टू log n d डिवाइड्स n, और इसको मैं सिंपली ये लिख देता हूँ सम ऑफ मैंगोल्ड फंक्शन ऑन ऑल डिवाइसेस, बिकॉज u is a function which gives the value 1 whatever the value of integer you put in। so n by d अगर आपने पुट कर दी है तो इसने वैल्यू आपको आंसर 1 ही देना है, तो इसलिए 1 को फर्क नहीं डालता है, मैं इस तरह लिख लेता हूँ। अब इसका फिर मुझे पता है कि ये किसके बराबर है। अगर मैं मैंगोल्ड फंक्शन को सारे के सारे डिवाइसेस पे सम करूं तो वो log ऑफ n के बराबर आता है। सो दिस इज log n इनटू log n, दिस मींस के u डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू log स्क्वायर ऑफ n। तो एक मैंने ये आइडेंटिटी निकाल ली, इसको कह देते हैं b कह देते हैं, और जो a हमने निकाली हुई है उसको भी साथ लिख लेते हैं। सो u सिंगल डेरिवेटिव इज इक्वल टू del static, this is the a identity। अब मैं इन दोनों आइडेंटिटीज को यूज करके एक और रिलेशन बनाना चाहता हूं, और वो आप देखेंगे कि रिलेशन बिल्कुल भी ऑब्वियस नहीं है।
किसी भी लिहाज से आपको इन सारे फंक्शंस की इन्फॉर्मेशन है, आपको ये पता है यूनिट फंक्शन क्या है, आपको पता है मैंगोल्ड फंक्शन क्या है, हर फंक्शन का पता है, लेकिन वो आइडेंटिटी आप नहीं कर सकते और वो काफी टेक्निकल है। ये नहीं क्लेम कि वो सिंपल है, क्योंकि हम बाद में एक देखेंगे प्राइम नंबर थ्योरम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है एनालिटिक नंबर थ्योरी का, सबसे क्लासिकल थ्योरम है, कि उसको यूज करने के लिए इस आइडेंटिटी को यूज किया गया। तो पहले आइडेंटिटी देखते हैं, आइडेंटिटी क्या है, और फिर फर्दर चलते हैं। तो हमारे पास सीलबर्ग आइडेंटिटी जो है वो क्या है, पहले उसको एक दफा लिख लेते हैं। सो दिस इज सीलबर्ग आइडेंटिटी। अब देखें इसके अंदर क्या हो रहा है। लॉग फंक्शन यूज हो रहा है, मैंगोल्ड फंक्शन यूज हो रहा है, मोबियस फंक्शन यूज हो रहा है। कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है आपके पास डायरेक्टली कि आप इन सब एन के लिए, मतलब ये आइडेंटिटी एन की कोई भी वैल्यू पुट करके देखें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएगी। राइट साइड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मोबियस और लॉग फंक्शन है, लेफ्ट साइड के ऊपर लॉग फंक्शन और मैंगोल्ड फंक्शन है। मोबियस फंक्शन को 1 मिनट के लिए दोबारा रिकॉल करें, क्या कैलकुलेट करता है। मोबियस फंक्शन सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर 0, 1 और -1 देता है। अगर किसी भी प्राइम का स्क्वायर फैक्टर आ जाएगा, आंसर 0 दे देगा। अगर सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, यानी कि पावर्स अगर 1 होगा, मतलब है कि सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, तो जितने भी उसके अंदर डिस्टिंक्ट हैं, अगर उनकी तादाद इवन है तो आंसर 1 देता है, और ऑड है तो -1 देता है। सिर्फ और सिर्फ उनकी क्वांटिटी के ऊपर चल रहा है। और इधर आए जरा, इसके ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर फंक्शन यूज हो रहा है, सो लॉग को हम एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों साइडों पे यूज हो रहा है, तो चलें वो एक मान लिया। अब राइट साइड पे सिर्फ और सिर्फ मोबियस फंक्शन है, लेफ्ट साइड के ऊपर लॉग के अलावा सिर्फ और सिर्फ मैंगोल्ड फंक्शन है। मैंगोल्ड फंक्शन क्या करता है, आप कोई भी इसके अंदर वैल्यू पुट करें, अगर तो वो 1 प्राइम की पावर है तो वो उसका लॉग ले लेता है। अब 1 मिनट के लिए वैसे बैठ के सोचें कि इनके दरमियान क्या रिलेशन हो सकता है, किस तरीके से ये एक दूसरे के साथ बिहेव कर सकते हैं। लेकिन ये आइडेंटिटी अभी हम प्रूव करेंगे आपके सामने। आप देखेंगे इसका प्रूफ सिंपल से एलिमेंट्री से प्रूफ है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, हमारे पास स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बना हुआ है और ये इसका रिलेशन बना रहा है। तो एनालिटिक नंबर थ्योरी जो है वो ऑल अबाउट दीज आइडेंटिटीज विच आर रिलेटेड टू द अरिथमेटिक फंक्शंस। जो अरिथमेटिक फंक्शंस हम बना लेते हैं, उनकी जो स्टडी है उससे हमारे पास जो है ना, जो मिस्टीरियस प्रॉपर्टीज है नंबर्स की, वो खुलती रहती हैं। तो पहले इसको जरा प्रूफ करके देखते हैं। पहली आइडेंटिटी जो मैंने प्रूफ की, दैट इज u डैश इज इक्वल टू दिस एंड u। मैं इसके ऊपर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई करता हूं, और अब ये चीज एक ध्यान में रखता हूं कि u का जो इनवर्स है वो म्यू फंक्शन है, क्योंकि म्यू की डिरिचलेट प्रोडक्ट अगर आप u के साथ लें तो आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। चलो इसको रिकॉल करने के लिए कि इसका प्रूफ कैसे था, 1 मिनट के लिए लिख लेते हैं। d डिवाइड्स n, म्यू ऑफ d एंड u ऑफ n एंड d। ये आपके पास u ऑफ n d 1 आएगा, तो ये सिंपली बचा d डिवाइड्स n एंड म्यू ऑफ d। इसको पता है कि मोबियस फंक्शन अगर साइड डिवाइजर पे सम किया जाए तो वो आंसर आपको 1/n देता है, और ये एग्जैक्टली डेफिनेशन थी आइडेंटिटी फंक्शन की। तो ये साइड के ऊपर ये आइडेंटिटी फंक्शन लिखा हुआ है, 1 मींस आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ अरिथमेटिक फंक्शंस। तो इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, इसका मतलब है कि म्यू और यू जो है ये आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो मैं अब a, b और एक ये थर्ड जो है ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, इनको यूज करके इस आइडेंटिटी को प्रूव करूंगा। मैं स्टार्ट करता हूँ पहली से। मेरे पास ये प्रूफ है, ये मेरी आइडेंटिटी नंबर a है। इसको डिफरेंशिएट कर दें ऑन बोथ साइड्स। u की डिफरेंशिएशन
u के साथ और इसकी डिफरेंशिएशन। अब अभी हमने जब u डबल डेरिवेटिव निकाला तो इसी को यूज किया है। अब मैं जरा इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करता हूँ। u डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू डेल, मैं इसको बार बार डेल कह रहा हूँ, बेसिकली इसमें मैंगोल्ड फंक्शन, प्लस ये आ गया। अब बजाय इसके कि मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं, मैं इसी आइडेंटिटी को इधर u की जगह दोबारा पुट कर देता हूं। सो u डबल डेरिवेटिव इज दिस मल्टीप्लाई बाय u प्लस सारिक, और इसकी जगह फिर ये वैल्यू आ गई, ये आ गया। दोनों साइडों के ऊपर इसके ऊपर म्यू अप्लाई कर दें, अप्लाई u इनवर्स विच इज बेसिकली म्यू ऑन बोथ साइड्स। तो u डबल डेरिवेटिव के साथ u इनवर्स मल्टीप्लाई हुआ और इस पूरी साइड के साथ u इनवर्स हो गया। अब ये u इनवर्स फर्स्ट टर्म के साथ भी होगा क्योंकि सेंटर में प्लस है, और सेकंड के साथ भी होगा। मैं इसको डायरेक्टली इस तरह लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये हमने लास्ट टाइम देखा था, इट इज एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव का मतलब ये होता है कि ऑर्डर डजंट मैटर, पहले दो को करें आखिरी दो को करें ऐसा सेम रहेगा, या तीनों टर्म लिख लें और उसके बाद ब्रैकेट से कर दें, जैसे मर्जी करें, इनका आंसर सेम नहीं आना। इस साइड के ऊपर आपके पास क्या आएगा, सो एक मिनट देख लेते हैं। हमारे पास इस साइड के ऊपर u डेरिवेटिव की डिरिचलेट प्रोडक्ट है इसके साथ, इज इक्वल टू फर्स्ट इस फंक्शन का डेरिवेटिव है और मल्टीप्लाई हो रहा है ये u की इसके साथ इनवर्स के साथ, फिर आपके पास मैंगोल्ड फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है, फिर इसके साथ u जो है वो अपने इनवर्स के साथ हो रहा है। u इनवर्स खत्म हो गया, ये बचेगा u इनवर्स इज इक्वल टू दिस प्लस डेल ये मैंगोल्ड फंक्शन की डिरिचलेट प्रोडक्ट फिर मैंगोल्ड फंक्शन के साथ, और ये आइडेंटिटी का मतलब भी ये है कि वो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई उसे कोई फर्क नहीं डालेगी। ये आ गई, और ये मुझे पता है कि u इनवर्स जो है वो म्यू के बराबर है, तो मैं इस इनवर्स को भी चेंज कर देता हूँ, u डबल डेरिवेटिव इनटू म्यू इज इक्वल टू दिस प्लस दिस फंक्शन। अब ये जो हमारे पास आइडेंटिटी बन गई है इसको सिंपली एक्सपेंड करके देख लेते हैं ये हमारे पास क्या आ रहा है। सो इसको मैं अगर u डबल डेरिवेटिव और म्यू लिखूं या म्यू डबल डेरिवेटिव ऑफ u लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं उस जो मेरे पास ओरिजिनल बनाना चाह रहा हूँ इस फॉर्म में मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो पहले इस साइड पे ये आ रहे हैं, तो मैं इसी आइडेंटिटी को पहले लिखता हूँ मैंगोल्ड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस इन दोनों की डिरिचलेट प्रोडक्ट इज इक्वल टू म्यू की मल्टीप्लिकेशन u के साथ। तो ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी दोनों सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं है। आप इसके ऊपर अप्लाई करें जरा। इसकी डेफिनेशन क्या है, कोई भी फंक्शन f आपके पास हो उसका डेरिवेटिव लें तो वो किसके बराबर होता है, एफ एन और लॉग ऑफ n के। जिसका मतलब है कि ये बराबर है n और लॉग ऑफ n के, प्लस ये डिरिचलेट मल्टीप्लिकेशन है d डिवाइड्स n। पहला फंक्शन भी मैंगोल्ड फंक्शन है तो वो डिवाइजर्स पे चलेगा, और अगला फंक्शन फिर मैंगोल्ड है, अब वो क्वोशंट्स पे चलेगा, एन डी आ गया इज इक्वल टू d डिवाइड्स n म्यू ऑफ d एंड u डबल डेरिवेटिव ऑफ n बाई d, ये आ गया। और यहां मैं अब ये यूज करता हूं कि u डबल डेरिवेटिव जो है वो मैंने निकाला था n का लॉग
स्क्वायर ऑफ n, ये मेरी आइडेंटिटी b थी। इसको मैं इधर पुट कर दूं तो ये क्या बनेगी, n log n प्लस d डिवाइड्स n d n d is equal to d divides n mu of d and log square, इधर n था, अब इसकी जगह यहाँ n by d है, क्योंकि मेरे पास u डबल डेरिवेटिव ऑफ n by d है, तो उसकी वैल्यू ये बनेगी। एंड दिस इज एग्जैक्टली सीलबर्ग आइडेंटिटी, जिसको हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। क्या यूज किया हमने, कोई हास थ्योरी, कोई सोफिस्टिकेटेड थ्योरी यूज की हमने, ऐसा कुछ यूज नहीं किया। सिंपल आइडेंटिटीज बनाई, कुछ इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट करके, डिरिचलेट प्रोडक्ट कैलकुलेट करके, सीरीज कैलकुलेट करके, और फिर हम उसके बाद ये लिखने के काबिल हो गए। इसके अंदर कोई स्टेप ऐसा नहीं है जो कि इस कोर्स के स्कोप से बाहर हो, जिसके लिए आपको कोई बहुत वेल डेवलप्ड थ्योरी की जरूरत हो। सिंपली एडिशन मल्टीप्लिकेशन की हैं और ये हमारे पास लिखा हुआ आ गया, जो कि रिलेशन एक डिटर्मिन कर रहा है मोबियस फंक्शन के अंदर और मैंगोल्ड फंक्शन के अंदर, जिनको देखते साथ दूर दूर तक कोई तलक नजर नहीं आता। तो ये एक इसकी पावर है। अब हमारा जो नेक्स्ट कंसर्न है, इस टॉपिक को मैं यही खत्म करता हूँ। जो हमारा नेक्स्ट कंसर्न है वो इन फंक्शंस को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखना है, क्योंकि अब हमारे पास ये पता लग गया कि एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट कर रहा है। बड़ी अच्छी बात है। मोबियस फंक्शन जो है वो आयलर फ्री फंक्शन से कैसे करेगा, वो भी आइडेंटिटी किसी न किसी तरीके से निकल आएगी। लेकिन क्या अब हम इन फंक्शंस को एनालिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से किसी दूसरे एनालिसिस के किसी फंक्शन के बराबर कर सकते हैं कि जी जो डिवाइजर फंक्शन है ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जिस तरह ये पर्टिकुलर एक्स स्क्वायर काम करता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, उस तरह ही काम करता है। या ये डिवाइजर फंक्शन बिल्कुल वैसे ही काम करता है जिस तरह 1/x काम करता है। तो क्या इस तरीके से हमारे पास जो अरिथमेटिक फंक्शंस हैं उनको हम डील कर सकते हैं? ये कंसर्न जो है ये हमारा कंक्लूडिंग पॉइंट है इस एनालिटिक नंबर थ्योरी के उसके लिए। लेकिन ये सबसे टिपिकल और टेक्निकल हमारा पार्ट है एनालिटिक नंबर थ्योरी का। सो इसको हमें करने के लिए एक इसकी थ्योरी डेवलप करनी पड़ेगी, एक मोटिवेशन अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि हम करना क्या चाहते हैं बेसिकली, और हमें किन फंक्शंस की जरूरत है। मैं अरिथमेटिक फंक्शंस की कुछ एग्जांपल्स देता हूं। मिसाल के तौर पे डिवाइजर फंक्शन लेते हैं, इसके मुख्तलिफ टेक्स्ट में आपको मुख्तलिफ नाम मिलेंगे, जिस तरह डी ऑफ एन। ये बेसिकली इसका मतलब मेरा यही है, काउंट ऑफ डिवाइजर्स लेस देन n, जितने डी ऑफ एन के लेस देन और इक्वल टू n, सॉरी, जितने इसके डिवाइसेस पड़े हुए हैं उनको ये उनका काउंट है। तो अगर से मेरे पास जो जनरल वैल्यू है डी ऑफ एन की वो आती है k1 प्लस 1 k2 प्लस 1 की मल्टीप्लीकेशन अप टू kr प्लस 1 वेयर n इज p1 अल्फा 1 अप टू p1 k1 अप टू pr kr। तो जितनी पावर्स हैं उनमें 1 1 ऐड करें और उनको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास टोटल डिवाइसेस आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे n की वैल्यू आपके पास 2 स्क्वायर एंड 3, सो ये आपके पास नंबर है 4 इंटू 3 12। तो इसमें ये एक पावर है और एक ये पावर है विच इज 1। तो मैंने इसके अगर डिवाइसेस निकालने और 12 के काउंट निकालना हो तो इट विल बी 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो इट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 2 which is 6। तो 12 जो नंबर है इसके हमारे पास 6 डिवाइसेस होंगे। अब मैं अगर एक मिनट के लिए कहता हूं कि ये जो डिवाइजर फंक्शन है इसको मैंने नाम जो है वो पहले अपने लेक्चर में शायद ताओ एन का भी नाम दिया था। इसके बहुत सारे नाम है, लेकिन आपको फंक्शन का पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या है। सो फंक्शन इज द काउंट ऑफ डिवाइजर्स, जो कि n आपके पास गिवन है, उससे पीछे जितने भी उसके डिवाइसेस पड़े हुए हैं उसको इंक्लूड करके, 1 को भी इंक्लूड करके, n को भी इंक्लूड करके जितने भी डिवाइसेस हैं उनका काउंट बताता है ये फंक्शन। हमने dn फंक्शन लिख लिया। हम इसको बराबर करना चाहते हैं किसी वेल नोन फंक्शन के।
इस तरीके से कह लेते हैं। अब ये जो टर्म मैंने लिखी है ये काफी वेग हो सकती है कई लोगों के लिए कि भाई वेल नोन फंक्शन का क्या मतलब है। हो सकता है एक आदमी एक फंक्शन को बड़े अच्छे तरीके से जानता हो, दूसरा ना जानता हो। सो वेल नोन का क्या मतलब है? सो वेल नोन का इधर मतलब ये है कि वही फंक्शंस जिनके साथ हम आम तौर पे काम करते हैं, मिसाल के तौर पे पॉलिनोमियल्स, हम सब उनके साथ काम करते हैं। हार्मोनिक फंक्शंस हैं, रैशनल फंक्शंस हैं, ऊपर भी पॉलिनोमियल पढ़ा हो और डिनोमिनेटर के अंदर भी पॉलिनोमियल पढ़ा हो, सो रेशो की फॉर्म में हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, बड़े अच्छे तरीके से हम जानते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, लॉगरिथम है। तो समहाउ मेरा वेल नोन फंक्शन से मेरा इस तरह के फंक्शंस हैं। अब मैं चाहता हूं कि डी ऑफ एन जिस तरीके से काम करता है वो एक फंक्शन मुझे पता लग जाए, तो मैं फिर आराम से इसके मुतालिक एनालिसिस कर सकूंगा, सब कुछ कर सकूंगा। अब मैं जरा जब डी है एक दफा, अभी तो मुझे इस तरफ क्या आना है मुझे कोई पता नहीं है, ये बॉक्स पड़ा हुआ है, इसके अंदर कुछ भी लगाया जा सकता है, लेकिन लगाना वैसा ही है जो कि बिल्कुल मेरी सबसे प्रायोरिटी तो ये है कि बिल्कुल वैसे ही काम करे जिस तरह डी एन कर रहा है, डिवाइजर फंक्शन कर रहा है। एन की वैल्यूज देता है, आंसर देता है, मतलब 1 के ऊपर एक आंसर देगा, 2 पे एक आंसर देगा, 3 पे एक आंसर देगा। मुझे मिसाल के तौर पे मैं लिख लेता हूँ 1 मिनट, ये डी ऑफ 1 पे इसने एक आंसर दिया, डी ऑफ 2 पे एक आंसर दिया, डी ऑफ 3 पे एक आंसर दिया, डी ऑफ 4 पे एक आंसर दिया, एंड सो ऑन। ये डी ऑफ 5 पे एक आंसर दिया। मिसाल 1 के कितने डिवाइजर्स हैं? 1। 2 के कितने डिवाइजर्स हैं? 1 और 2। 2। 3 के कितने हैं? 2। 4 के कितने हैं? 1 भी डिवाइजर है, 2 भी डिवाइजर है, 4 भी डिवाइजर है, 3। 5 के कितने हैं? 2। डी ऑफ 6 के कितने डिवाइजर्स हैं? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, एंड 6 भी है, 4 डिवाइजर। देन 7 के फिर 2 डिवाइजर्स, और जिस तरह आपने अभी 12 लिखा है तो उसके 6 डिवाइजर्स हैं। तो ये नंबर इस तरीके से आ रहे हैं। अब मेरा कंसर्न क्या है? मैं चाहता हूं कि एक f ऑफ x मिले जो 1 के ऊपर एग्जैक्टली यही वाली वैल्यू दे। सो f ऑफ 1 यही वैल्यू दे, f ऑफ 2 यही वैल्यू दे, f ऑफ 3 भी यही वैल्यू दे, इस तरह सो ऑन। जितने नंबर्स हैं उनके ऊपर यही वैल्यू मिले, मुझे एग्जैक्टली यही वैल्यू मिले, और वो फंक्शन भी वेल नोन हो, मतलब जिसके मुतालिक मुझे काम करना आता हो, पॉलिनोमियल हो जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाए, व्हाट्सएवर जो मर्जी हो जाए, लेकिन हो वेल नोन फंक्शन। अब जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन मिले, तो पहली प्रायोरिटी मेरी जरूरी नहीं है कि सेटिस्फाई हो। मैं कहता हूँ चले थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, बिल्कुल वैसा ना हो, कुछ वैल्यूज के ऊपर आगे पीछे हो जाए, लेकिन मोस्टली वैल्यूज के ऊपर ये वैसे ही काम करे जिस तरह डी ऑफ एन काम कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये पैदा होती है कि डी ऑफ एन की जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत खतरनाक है। देखते हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को, देखते हैं डी ऑफ एन को। मैं क्वेश्चन पोज करता हूं कि डी ऑफ प्राइम जो है उसका आंसर क्या आएगा। प्राइम्स पहले तो कितने हैं? इनफाइनाइट मैनी। इसका मतलब है कि एन आप जितना मर्जी बड़ा कर दें, उस एन के बाद एक प्राइम मिलना ही मिलना है। क्यों? क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट गलत हो जाए कि आप कहते हैं जी मैंने एक ऐसा एन ढूंढ लिया है जिसके बाद आपको कोई प्राइम नहीं मिलेगा, तो फिर प्राइम नंबर्स इनफाइनाइट नहीं हो सकते थे, क्योंकि इसका मतलब है कि सारे के सारे प्राइम्स उस एन से पीछे पड़े हुए हैं। तो एन की जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू हो रहे तो वो प्राइम फाइनाइट ही। तो ये तो हमारा फर्स्ट थ्योरम है, एक लाइट थ्योरम है कि प्राइम्स जो है वो इनफाइनाइट है। इसका मतलब है कि आप एन की जो सी मर्जी बड़ी वैल्यू चूज करें उसके बाद भी एक प्राइम मिलेगा। अब वो प्राइम जो है आपने से एन की वैल्यू चूज की हुई है से 25 करोड़ समथिंग या 250 करोड़ समथिंग, कुछ भी आपने किया हुआ है। अब आप कहते हैं कि उसके बाद भी एक प्राइम मिलेगा। उसके बाद प्राइम जो मिलेगा उसके ऊपर ये डी आंसर क्या देगा? डी ऑफ प्राइम का आंसर क्या होना चाहिए? डी कैलकुलेट करता है द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। इफ दैट पर्टिकुलर नंबर इज अ प्राइम नंबर, हाउ मेनी डिवाइजर्स दैट नंबर हैज? ओनली 2 डिवाइजर्स। क्योंकि प्राइम है, इसको स्वाय 1 के और इटसेल्फ के कोई डिवाइड नहीं कर सकता, अदरवाइज ये प्राइम नहीं रह सकता था। इसका मतलब है कि आपने जो प्राइम लगाया हुआ उसका आंसर 2 आना है। अब आपका फंक्शन चल रहा है, जिधर प्राइम आया इसने फिर 2 दे दिया, फिर चल रहा है, बड़े होते गए हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक नंबर, मैं एक वैसे गेस्ट के तौर पे लिखता हूँ, 2⁻17 इंटू 3⁻9 इंटू 4⁻2। कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, व्हाट्सएवर जो भी आएगा। मैं क्वेश्चन सिर्फ ये कहता हूँ कि ये जो भी नंबर है, जैसे इसका नाम x है, x के डिवाइजर्स की तादाद कितनी होगी? 17 + 1
9 plus 1 and 2 plus 1. 18 into 10 multiplied by 3. So this number is 180 into 3. So this number is 540. ये जो नंबर है इसके 540 डिवाइजर्स होंगे। मैं आपको कहूँ कि जी मुझे एक नंबर बना के दिखाएं जिसके 10,000 डिवाइजर्स हो, कोई मुश्किल नहीं है बनाना। आप सिर्फ यहाँ 2 की पावर, सिंपल सी बात है, यहाँ 2 की पावर 9 9 9 9 ये रखते हैं। इसके कितने डिवाइजर्स होंगे? ये पावर है, इसमें 1 ऐड करना 10,000 डिवाइजर। इसका मतलब है कि डिवाइजर फंक्शन जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन प्राइम्स की वजह से इसकी फ्लक्चुएशन डेडली फ्लक्चुएशन है। हो सकता है कि एक जगह पे जाके ये 10,000 वैल्यू ले रही हो, उससे अगले नंबर प्राइम आ जाए, उसको फौरन 2 पे आना पड़े, फिर बहुत बड़ी वैल्यू ले, फिर 2 पे आना पड़े। अब हमारे पास जो वेल नोन फंक्शंस हैं, अनफॉर्चुनेटली उनके अंदर इतनी फ्लक्चुएशंस की गुंजाइश नहीं है। पॉलिनोमियल्स बड़े स्मूथली चलते हैं, ग्रो कर रहे हैं, ग्रो करते जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, बड़े स्मूथली चलते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बिल्कुल ऐसे ग्रो करके ऊपर चला जाता है। लॉगरिथम फंक्शन है, बिल्कुल ऐसे आ जाता है। तो वो हम फंक्शंस की जिनकी लैंग्वेज के अंदर इसको कन्वर्ट करना चाह रहे थे, वो तो भाई कोई इस काम का नहीं है, वो नहीं कर सकते। अब हम क्या करते हैं, हमारा ट्रिक क्या है इसके अंदर? हम कहते हैं कि अच्छा जी, पहला तो फंक्शन ढूंढना था। ओरिजिनल प्रॉब्लम ये थी कि कोई वेल नोन फंक्शन ढूंढ लें। नहीं मिला। नेक्स्ट स्टेप, वेल नोन फंक्शन लगा लें और प्लस सम एरर की गुंजाइश रख लें। कि भाई इतना एरर पॉसिबल है, हो सकता है उस एरर से हम वो जो फ्लक्चुएशन है उसको कंट्रोल कर लें। बास केसेस में उससे भी नहीं होती, लेकिन अब हमारे पास उस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका रह जाता है कि हम एवरेजेस कैलकुलेट करना शुरू कर दें। एवरेज कैलकुलेट करने से फ्लक्चुएशन खत्म हो जाएगी और फंक्शन का बिहेवियर भी आ जाएगा। मिसाल के तौर पे अब एवरेज से मेरा क्या मुराद है? एवरेज से मुराद ये है कि आपने डी ऑफ से 1 से स्टार्ट किया और आपके पास डी 10 तक आ गई। अब आप बेसिकली डी ऑफ एन यानी डी ऑफ 10 के लिए एक वेल नोन फंक्शन ढूंढना चाह रहे थे। मैं कहता हूं ऐसा ना करें, आप D1 से लेकर D10 तक जितनी वैल्यूज आ रही हैं सबको ऐड कर लें। D1 प्लस D2 प्लस D10 और 10 पे डिवाइड कर दें। इससे क्या होगा कि अंदर वाले बहुत सारे हिस्सों के अंदर प्राइम नए आते रहे, वो ऐड होके 10 हो गया। अब ये जब अगले नंबर के ऊपर जाएगा, मिसाल के तौर पे इससे अगली जब आप एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगी? D1 से लेके D10 तक प्लस D11 ओवर 11। अब इसके अंदर और इसके अंदर फ्लक्चुएशन होने के चांसेस तकरीबन नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर अगला नंबर प्राइम आ भी गया D11 तो वो एवरेज में आ रहा था, तो पिछले भी बहुत सारे प्राइम थे। तो अब ये नहीं होगा कि उससे अगले नंबर पे उसे बिल्कुल नीचे आना पड़े, क्योंकि वो पिछली इतनी जो वैल्यू है वो तो साथ लेके चल रहा है पहले से। तो इस तरह हमें उसका बिहेवियर भी पता लगता रहेगा और फ्लक्चुएशन भी कम होगी। तो सबसे पहले जो ये चीज है इसको हम कहते हैं कि ये एवरेज ऑर्डर है। अब एवरेज ऑर्डर किस तरीके से निकालते हैं? अगर मैं डायरेक्टली इसकी इक्वेशन लिखूं तो ये होगी डी आई वेरी करेगा से 1 से लेके k तक और डिवाइडेड बाय k, यानी कि जितनी भी उसकी वैल्यूज आ रही थी उस लेवल तक उन सब को मैंने उसके अंदर पुट करके डिवाइड बाय k कर दिया। इसको अगर मैं एक पैरेलल फॉर्म में लिखूं तो ये लिखा जाएगा 1 बाय k इंटू आई 1 to k एंड डी आई, यानी कि वो उसके ऊपर रन ही नहीं कर रहा। जो सम है वो k पे तो रन नहीं कर रहा, तो k से इंडिपेंडेंट है, वो बाहर आ गया तो ये आ गया। इसका मतलब है कि ये टर्म निकालनी इंपॉर्टेंट है अरिथमेटिक फंक्शंस को करने के लिए कि 1 से स्टार्ट हो जाए और एक खास नंबर तक n है, उन सब का प्लस जो है वो मुझे करके बताए। तो अब मैं इन जो अपनी जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसको मैं दोनों को कंबाइन करने लगा हूँ।
कि हम करेंगे किस तरीके से, बजाय इसके कि dn के लिए डायरेक्टली एक वेल नोन फंक्शन बनाने की कोशिश करें, हम क्यों ना इस चीज के लिए एक वेल नोन फंक्शन बनाए, n लेस देन इक्वल टू x dn इज इक्वल टू समथिंग। पहले ये बनाने की कोशिश करें, अगर ये बन गया तो एवरेज ऑर्डर सीधा आ जाएगा, इधर साथ 1/k लगा होगा और ये चीज जो है ये एग्जैक्टली वही लिखी हुई है, n लेस देन इक्वल टू x एंड d ऑफ n, कि जितने एक पर्टिकुलर लेवल से पहले जितने भी इंटीजर्स आ रहे हैं उन सब के ऊपर सम हो रहा है। इसकी एग्जांपल एक कंसिडर कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं n लेस देन इक्वल टू 99 एंड d ऑफ n, तो मैं d1 से शुरू करूंगा क्योंकि n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर्स, d1 से शुरू करूंगा d2 अप टू d99। तो इसी नोशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, i स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 99 एंड d ऑफ i। तो ये लिखी हुई है, ये टर्म लिखी हुई है सेम है, तो इसलिए मैंने अब वो जो जनरल टर्म थी i1 to k di इसको रिप्लेस कर दिया इस टर्म से, जिसको आमतौर पे आपको नंबर थ्योरी की बुक्स में इस तरह मिलेगी, n लेस देन इक्वल टू x कोई भी इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, क्योंकि मैं फ्रैक्शन के ऊपर सम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स पे सम करूंगा, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड देन d ऑफ n। तो मैं ये यूज कर लूँ, ये यूज कर लूँ। अब मेरे पास जो ओरिजिनल था वो था 1/k, इधर मैं क्योंकि x तक जा रहा हूं तो मैं यहाँ 1/x लगा दूंगा, क्योंकि 1/k जो फंक्शन है उसको अप्रोक्सीमेट बड़े आराम से 1/x से किया जा सकता है। तो वो जो सारी की सारी एक मेरी कंसर्न था उसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये 1/k इधर लगाओ या 1/x इधर लगाओ, कोई मुश्किल चीज नहीं है। असल मुश्किल चीज है ये सम निकालना किसी भी अरिथमेटिक फंक्शन का। तो ओरिजिनली क्या बना, n लेस देन इक्वल टू x और यहाँ कोई भी अरिथमेटिक फंक्शन लगा हुआ है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये वेल बिहेव्ड है, पर्टिकुलरली किसी पॉलिनोमियल के बराबर आ जाता है, पर्टिकुलरली किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बराबर आ जाता है? ओके, मोस्टली ऐसा नहीं होगा क्योंकि फिनोमेना बहुत मिस्टीरियस है। तो चलें जी, कोई वेल नोन फंक्शन आ जाए प्लस समथिंग आ जाए कि भाई इतना मार्जिन आप दे दें हमें, कि बाज दफा इतनी वैल्यू प्लस भी हो सकती है, बाज दफा माइनस भी हो सकती है, इतने एरर के साथ हमेशा चलती रहेगी। तो ये मार्जिन जो है ना, ये मार्जिन ऑफ एरर है। तो हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स के अंदर, उनका कंसर्न यही है कि कोई भी अरिथमेटिक फंक्शन पकड़ें और उसको किसी वेल नोन फंक्शन प्लस समथिंग निकाल के दिखाएं, तो फिर हम कहेंगे कि ठीक है, अब इस फंक्शन के बारे में डायरेक्टली तो हम कुछ नहीं बता सके, लेकिन उनकी एवरेजेस के थ्रू हम फंक्शन का जो फिनोमेना है या फंक्शन की ग्रोथ है या किस तरीके से बिहेव कर रहा है उसके मुतालिक कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देने के काबिल जरूर होंगे। अब ये जो एरर टर्म है, ये तो इधर तो मैंने रखा हुआ है वेल बिहेव फंक्शन होना चाहिए, मुझे इसके मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन एरर का क्या करें, एरर का तो मुझे नहीं पता। तो एरर को समझने के लिए मुझे कुछ नोटेशंस डिफाइन करनी पड़ेंगी, जिनको हम कहते हैं बिग ओ नोशन, स्मॉल ओ नोशन और एसिम्प्टोटिक नोशन। तो पहले कुछ थोड़ी सी डिफाइन करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं बिग ओ नोशन के साथ। अगर कोशेंट f ऑफ x आपके पास एक फंक्शन है, g ऑफ x एक फंक्शन है, अगर इनका कोशेंट आप लें और वो बाउंडेड रहे बाय सम कांस्टेंट m, देन वी से दैट कि f ऑफ x जो है वो बराबर है बिग O ऑफ g ऑफ x। समहाउ कि ये जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं f ऑफ x की, वो इस नंबर से बाउंडेड है, मतलब जिस तरीके से भी f ऑफ x ने बिहेव करना था, ये जो g ऑफ x की बिहेवियर जो है वही है, उससे कम ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ये हमें कैसे पता लगा, डेफिनेशन तो क्लियर नहीं है। तो मैं इसको
लिखता हूं कि बाउंडेड का क्या मतलब है। बाउंडेड का मतलब है कि जो मर्जी आप वैल्यू लगा लें, ये m से बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं एक और तरीके से लिखता हूं इसी डेफिनेशन को, इफ तो ये ऊपर वाली जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो और ये नीचे वाली जो डेफिनेशन है ये तकरीबन बराबर है, एग्जैक्टली बराबर है, कोई इनमें फर्क नहीं है। क्योंकि अगर एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स किसी कांस्टेंट से बाउंडेड होगा तो इसका मतलब ये होगा कि एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन रहे एम के। मैं सिर्फ और सिर्फ जो इसके अंदर से पॉजिटिव केस है उसको कंसिडर करता हूँ, क्योंकि नेगेटिव केस मतलब नीचे जा रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है, कोई कंसर्न नहीं है। अगर बाउंडेड है तो नीचे से भी बाउंड लगी होगी, इस तरीके से अगर बाउंडेड है तो ऊपर से भी उसकी बाउंड लगी होगी। मैं उसको सिर्फ इसको कंसिडर कर रहा हूँ। मैं इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूँ। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है अगर वो किसी पॉजिटिव फंक्शन के मल्टीपल से कम रहती है तो इसका मतलब ये होगा कि एफ ऑफ एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स से बाउंडेड है, यानी कि क्वोशंट जो है वो बाउंडेड है एम से। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसी को आपको एक्स मॉड लेस देन ए लिखा हुआ है, इसी को खोल के देखें तो इस मीन्स के माइनस ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए। तो ये आपके पास क्या लिखा होगा, एम माइनस जी ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम इंटू जी ऑफ एक्स। सो दो आपके पास इनइक्वालिटीज आ रही हैं, मैं दोनों को लिख लेता हूँ। माइनस एम जी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एंड दूसरी आ रही है एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम टाइम्स इंटू जी ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम, और इसका मतलब ये आपके पास कि माइनस एम इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखूं तो फिर आ रहा है कि माइनस एम इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एम। तो ये एक फंक्शन है, इस एक फंक्शन के ऊपर मैं लिमिट लगा रहा हूं एम और माइनस एम की। अगर ये इस लिमिट के दरमियान कोई रहता है तो मैं कहता हूं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो बाउंडेड हो गया एम से। तो डायरेक्टली ये कहना कि एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स इज बाउंडेड बाय एम के एम से ऊपर नहीं जा सकता, और नेगेटिव वैल्यूज कर लें तो माइनस एम से नीचे नहीं जा सकती, या इस तरीके से लिख लें, ये दोनों एक ही चीज है। और रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इसके ऊपर थोड़ी सी रिलैक्स की है, वो ये है कि ये जरूरी नहीं है कि आप कि हर जगह के ऊपर इसको चेक करें। अगर एक खास पर्टिकुलर स्टेज मिल जाती है जिसके आगे से ये फिनोमेना ट्रू हो जाता है तो तब भी मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये भी एग्जैक्टली इसके इक्विवेलेंट है। इन दोनों डेफिनेशन में फर्क नहीं है। सो इधर तो हमने अलजेब्राइकली देख लिया कि इसको सॉल्व करके देखा तो वो एग्जैक्टली ये निकल रही है। ज्योमेट्रिकली देखते हैं कि क्या हो रहा है हमारे पास। मिसाल के तौर पे मैं प्लेन कंसिडर करता हूं, एक्स और वाई प्लेन। तो आपके पास सपोज एक फंक्शन है, इसका नाम है टी ऑफ एक्स और उसकी वैल्यू m है, और एक फंक्शन है s ऑफ x, इसकी वैल्यू माइनस m है, यानी कि कांस्टेंट है, वेयर m इज अ रियल नंबर, कांस्टेंट है कोई भी। मैं कहता हूं कि इन लाइन इसको आप जरा बना के दिखाएं कि क्या बनेगा। m की कोई वैल्यू देख लें समझने के लिए, से इधर 4 दे दी, इधर -4 है, इधर x है तो ये वैल्यू y की होगी। तो आपके पास इसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन बनेगी y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -4। तो y इज इक्वल टू 4 लाइन किधर होगी, क्या चीज बनेगी? तो जारी बात है कि पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, और स्ट्रेट लाइन किधर होगी, ये फाई की 4 की वैल्यू है, तो इधर से ये लाइन ऐसे और ये ऐसे, तो ये आपके पास जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है t ऑफ x इज इक्वल टू 4 को। और y इज इक्वल टू -4 किधर बनेगी, -1 -2 -3 -4, ये आपके पास
एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू -4 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आपने ये बाउंड लगाई है इसके ऊपर, एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स लेस देन होना चाहिए एम के और माइनस एम से बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये फंक्शन जो क्वोशंट फंक्शन है वो माइनस एम से बड़ा हो और एम से छोटा हो। तो एम की वैल्यू अगर आपने ये 4 रखी हो और -4 रखी हो तो ये ऊपर वाली लाइन आ रही है, ये नीचे वाली लाइन आ रही है। यहाँ अगर आप कोई भी अपनी मर्जी से एम रख लें तो जितना ये 0 से ऊपर एम है उतना नीचे माइनस एम होगा। तो ये एग्जैक्टली एक स्ट्रिप बनेगी, ये से स्ट्रिप बन रही है। मेरा क्लेम ये है कि जो भी ये फंक्शन बनेगा एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, ये इसके अंदर रहना चाहिए, जैसे मर्जी हो इसके अंदर रहना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं कहूंगा कि एफ ऑफ एक्स जो है वो ओ टाइप ऑफ जी ऑफ एक्स है, बिग ओ नोशन ऑफ जी ऑफ एक्स है। लेकिन ये जो फंक्शन है ये एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का क्वोशंट है, ओरिजिनल फंक्शंस नहीं थे ये। एफ ऑफ एक्स कैसा भी हो सकता है मुझे नहीं पता, जी ऑफ एक्स कैसा भी हो सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन करने के बाद जो नया फंक्शन बन रहा है वो इस स्ट्रिप के अंदर रहना चाहिए। तो ये इसकी बाउंडेड का मतलब है। और अब वो जो पॉइंट मैंने कहा कि वो भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए के एक खास स्टेज के बाद ये बात ट्रू हो जाए। तो मिसाल के तौर पे वो स्टेज में रखता हूं ये ए, ये एक्स इज इक्वल टू ए है, तो इससे पहले अगर फंक्शन ऊपर जा भी रहा था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसका बिहेवियर जो है वो जिस तरह ये ग्रो करता जा रहा है उस तरह देखता जा रहा हूं। तो अगर एक स्टेज में मिल जाती है जिसके आगे ये स्ट्रिप के अंदर ही रहता है, मैं फिर भी कह दूंगा कि ये इस टाइप का है, ये इसकी डेफिनेशन है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और फिर इसको ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करते हैं थ्रू एग्जांपल्स और कुछ थोड़ी सी डिफरेंट इसकी इंटरप्रिटेशंस देख के इसी डेफिनेशन की। से आपके पास फंक्शन है साइन ऑफ एक्स। साइन ऑफ एक्स का मैं मॉड लूं तो वो किसके लेस देन इक्वल टू होगा। साइन ऑफ एक्स की आप कोई भी वैल्यू लगा लें, इसने आंसर देना है 1 और -1 के दरमियान। अगर मॉडुलस लगा ली है तो नेगेटिव भी सारी 0 से आगे चली गई, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर रहना है हर सूरत में 1 के दरमियान। मैं इस 1 को ऐसे भी लिख सकता हूं 1 इंटू जी ऑफ एक्स की जगह भी मैं 1 ही लिख देता हूं, 1 इंटू 1 कर दिया। अब अगर मैं इसको इस जनरल जो मेरा क्राइटेरिया उसके साथ कंपेयर करूं, एफ ऑफ एक्स मॉड इज लेस देन इक्वल टू एम वेयर एम इज अ कांस्टेंट एंड जी ऑफ एक्स इज अ फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू साइन ऑफ एक्स है, एम की वैल्यू 1 है, कांस्टेंट मैंने 1 लिया है, और जी ऑफ एक्स जो है वो कांस्टेंट फंक्शन ले लिया है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसके हिसाब से ये कहता है कि ये डेफिनेशन होगी कि एफ ऑफ एक्स जो है वो बराबर है ओ जी ऑफ एक्स के। तो अगर मैं ऊपर वाले से कंपेयर करूं तो मुझे पता लगा कि साइन ऑफ एक्स जो है वो बराबर है बिग ओ ऑफ 1 के, यानी कि साइन ऑफ एक्स जो है वो समहाउ एक कांस्टेंट से बाउंड हो जाता है। अब जरा इसको जो हम शुरू में डेफिनेशन देने की कोशिश कर रहे थे उसको जरा इसकी साइन ऑफ एक्स की कर्व बना के देखें। साइन ऑफ एक्स की कर्व एक स्ट्रिप के अंदर रहती है, -1 से 1 के दरमियान। इसका मतलब है कि एक कांस्टेंट के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो साइन फंक्शन को बाउंड कर सकता है। तो समहाउ ये ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है इस बिग ओ की, कि हम एक फंक्शन को, मतलब मुझे तो एग्जैक्टली तो नहीं पता कि साइन के साथ मैं एक फंक्शन चला दूं, बहुत मुश्किल काम है कि आप मुझे बताएं कि जी एक और फंक्शन बताएं, साइन ऑफ एक्स की आप कर्व बना दें और मुझे कहें कि जी कोई एक और फंक्शन मुझे बताएं जो एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करे जो साइन जिस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो मैं बहुत वैसा फंक्शन नहीं पढ़ा हुआ, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन एक दूसरा तरीका ये है कि मैं कहूँ कि जी इसको अगर मैं एरर के तौर पे कंसिडर कर रहा हूँ कि भाई इसको मैं छोड़ सकता हूँ, निगलेक्ट कर सकता हूँ, तो क्यों ना इसकी एक बाउंड कंसिडर कर लूं कि भाई ये इसके अंदर ही रहना है, इसने इससे बाहर नहीं जाएगा। और जब एक अरिथमेटिक फंक्शन को वेल नोन फंक्शन के आगे लिखूं तो प्लस एरर लिख दूं कि भाई जो बाकी हिस्सा जिसको मैं नहीं समझ सका सही तरीके से या मैं एग्जैक्टली नहीं बना सका जिसके लिए एग्जैक्ट वेल नोन फंक्शन, उसको मैं इस हिस्से से शो कर रहा हूं।
ओ ऑफ एन से, बिग ओ ऑफ एन से। सो ये एक हमने आज नोशन इंट्रोड्यूस की है। आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन नोशंस को मजीद देखेंगे और फिर देखेंगे कि अरिथमेटिक फंक्शंस को हमने इनकी फॉर्म के अंदर किस तरीके से लिखना है। एक दफा रिव्यू कर लेते हैं आज के लेक्चर का। सो हमने रिव्यू किया, डेरिवेटिव्स देखे अरिथमेटिक फंक्शंस के, उनकी मोटिवेशन समझने की कोशिश की। मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस का आपस में रिलेशन है इस लेवल तक। सीलबर्ग आइडेंटिटी उसकी एप्लीकेशन के तौर पे की, ये दो डिफरेंट फंक्शंस है, एक मोबियस फंक्शन है, एक मैंगोल्ड फंक्शन है। तो अगर मैं इन डेरिवेटिव्स की टर्म्स को यूज करूं तो आइडेंटिटीज बन जाती हैं। बिग ओ नोशन सिर्फ आज की है और ये हमने हिस्सा डिस्कस किया है जो इम्पोर्टेंट था कि मोटिवेशन क्या है इन नोटेशंस की। तो इन नोशंस की जो मोटिवेशन है वो एग्जैक्टली वेल नोन फंक्शन प्लस सम एरर है। तो उस एरर की जगह मैं ये वाली नोशंस यूज करूंगा। और एवरेज ऑर्डर्स मैंने देखे कि इंपॉर्टेंट क्यों है इन अरिथमेटिक फंक्शंस के। तो ये वाला हिस्सा जो है बिग ओ नोशंस, इसकी जो स्मॉल ओ नोशन है, एसिम्प्टोटिक फंक्शंस और रिलेशंस ऑफ दीज थ्री डिफरेंट नोशंस, इनका जो रिलेशन है ये हम अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसर्न, सॉरी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। अल्लाह हाफिज़।